एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हम पढ़ रहे थे हमारा बिजनेस इकोनॉमिक्स में जो हमारा टॉपिक है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, उसी को ही हम आगे पढ़ेंगे आज। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती क्या है और उसके टाइप्स पढ़े थे, और उसमें से प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है और उसको कैसे मेज़र कर सकते हैं। उसको मेज़र करने के लिए हमारे पास कितने तरीके थे? टोटल 5 वेज थे। उसमें से हम टोटल एक्सपेंडिचर मेथड हम पढ़ चुके थे और प्रोपोर्शनेट मेथड भी हम पढ़ चुके थे। ठीक है, जो प्रोपोर्शनेट मेथड था उसके अंदर हमने एक फॉर्मूला था, ये सीखा था। अब इससे हम ये देखेंगे कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किस तरीके से निकाली जाती है। एक एग्जांपल के थ्रू इसे करते हैं। ठीक है, क्या एग्जांपल है? व्हेन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी वाज 10 पर यूनिट, प्राइस जो थे कितने थे? 10 पर यूनिट्स थे। इट्स डिमांड इन द मार्केट इज 15। ठीक है, व्हेन प्राइस फॉल्स टू ₹8, डिमांड कितनी होगी आपकी यहाँ? 60। तो किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे? हमारा यहाँ फॉर्मूला था परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो इसका फॉर्मूला कैसे निकालते हैं? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड Q2 माइनस Q1, जो नई वाली क्वांटिटी आई है उसमें से पहले वाली क्वांटिटी माइनस करेंगे, डिवाइड करेंगे पहले वाली क्वांटिटी से, मल्टीप्लाई 100। सेम हम क्या करेंगे? प्राइस के साथ करेंगे। देखो, जो नई क्वांटिटी आई है दैट इज 60 माइनस 50 डिवाइडेड बाय 50 मल्टीप्लाई 100। इसी तरीके से नए के प्राइजेस हैं 8, पुराने वाले प्राइस कितने हैं आपके? 10, माइनस करेंगे डिवाइडेड बाय पहले वाले प्राइजेस मल्टीप्लाई बाय 100। इसको जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास 20 डिवाइडेड बाय -20। अब ये -20 आ रहा है, देखो यहाँ कट के कितना आ रहा है आपका? इलास्टिसिटी -1। तो आपका जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आएगा इस केस में वो हमेशा माइनस में रहेगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपका प्राइस और डिमांड इनके बीच में कैसा रिलेशन होता है? इन्वर्स रिलेशन होता है कि एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ घटेगी। इसी वजह से इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपकी क्या होती है? नेगेटिव आती है। ओके, नेक्स्ट अब हम पढ़ रहे हैं अपना थर्ड मेथड, वो था पॉइंट मेथड। पॉइंट मेथड क्या होता है? देखो, प्राइस इलास्टिसिटी के अंदर जो हमने टोटल एक्सपेंडिचर मेथड पढ़ा था और हमने पढ़ा परसेंटेज मेथड, तीसरा मेथड है हमारे पास पॉइंट मेथड। पॉइंट मेथड क्या कहता है आपका? कि डिमांड कर्व के ऊपर जितने भी पॉइंट बन रहे हैं, ठीक है, मतलब प्राइस में बहुत स्मॉलर चेंज हो रहा है तो डिमांड पे क्या फ़र्क पड़ रहा है, उसको अगर हम निकालना चाहते हैं तो वो किसकी हेल्प से निकालते हैं? हम पॉइंट मेथड की हेल्प से निकालते हैं। और ये दो तरीके से होता है, जब आपका डिमांड कर्व या तो लीनियर हो या फिर क्या हो, नेक्स्ट में है हमारे पास नॉन लीनियर। कैसा हो? नॉन लीनियर। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम डिमांड कर्व जब हमारा लीनियर होता है तो किस तरीके से हम निकालते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसका ना हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला है ये? लोअर सेगमेंट ऑफ डिमांड कर्व डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट ऑफ डिमांड कर्व। मतलब लोअर सेगमेंट डिमांड कर्व का जो लोअर सेगमेंट है उसको जब आप डिवाइड करोगे उसके अपर सेगमेंट से तो आपका क्या निकल के आएगा? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। वो कैसे होगा? देखिए इस फिगर में ये आपको डिमांड कर्व दिया होगा। डिमांड कर्व का स्लोप डाउनवर्ड होता है, अपना नीचे की तरफ होता है। क्यों होता है? क्योंकि प्राइस और डिमांड के बीच में इन्वर्स रिलेशन है। ठीक है, तो इसका देखिए ये हमारा डिमांड कर्व आ गया पूरा ए से लेके बी तक। ठीक है, ए से लेके बी तक। अब हम हर एक पॉइंट पे अगर इलास्टिसिटी की बात करते हैं तो देखिए क्या होगा। हम एल को लेते हैं एक बार के लिए, मिड पॉइंट है ये हमारा। ठीक है, लोअर सेगमेंट क्या आएगा आपके पास? एल, और लास्ट में क्या दिया हुआ है आपके पास? बी। ठीक है, और अपर सेगमेंट अगर हम लेते हैं तो क्या आएगा? एल और ए। अब आप अगर एक चीज़ देखिए, अगर ये मिड पॉइंट है तो इसके नीचे का एरिया और इसके ऊपर का एरिया बराबर होगा, तो ये कट के क्या आ जाएगा आपका? 1 आ जाएगा। तो इस पॉइंट पे आपकी इलास्टिसिटी क्या होती है? इक्वल टू 1 होती है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम हर पॉइंट पे इसी फॉर्मूले को लगाकर देखेंगे तो यहाँ एन पॉइंट पर क्या आएगा? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1। और इस पॉइंट पर देखेंगे तो क्या आएगा? इन्फिनिटी, क्योंकि इसमें लोअर सेगमेंट, तो किसी भी चीज़ को जब हम 0 से डिवाइड करते हैं अपर सेगमेंट तो बचेगा नहीं ना, सारा का सारा लोअर सेगमेंट बचेगा, तो वो क्या बन जाएगा आपके पास? इन्फिनिटी। ठीक है, आ रही है बात समझ में? और जो नीचे वाला ये जो एम पॉइंट है ये क्या होगा? लेस देन 1, और ये वाला क्या होगा आपका? 0। 0 कैसे होगा? क्योंकि लोअर सेगमेंट देखिए नीचे, बी से नीचे तो कुछ है ही नहीं, तो ऊपर आ गया आपका 0, और नीचे अपर सेगमेंट में क्या बच गया? पूरा ए बी। तो किसी भी चीज़ को ऐसे करेंगे तो क्या आ जाएगी? वो 0। किसी भी चीज़ को जब 0 से डिवाइड किया जाता है ना, देखिए यहाँ पे किसी भी चीज़ को आप क्या करेंगे? 0 से जब डिवाइड करेंगे तो वो चीज़ क्या बनती है आपकी? इन्फिनिटी। तो इसीलिए ये पॉइंट आपका इन्फिनिटी होगा और ये वाला पॉइंट आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, तो डिमांड कर्व के डिफरेंट पॉइंट्स पे आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यहाँ पर कैलकुलेट हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट है आपके पास नॉन लीनियर डिमांड कर्व। अगर आपका डिमांड कर्व स्ट्रेट लाइन नहीं है बल्कि क्या है? कर्वी है, कर्व है उसमें,
तो उस केस में आप क्या करेंगे, सिर्फ एक चेंज करना पड़ेगा आपको, ओनली चेंज टू बी मेड। वो चेंज क्या होगा कि आपको एक टेंजेंट खींचनी पड़ेगी, उस डिमांड कर्व से भिड़ती हुई एक लाइन खींचनी पड़ेगी। देखिए जो लाइन है इसमें नेक्स्ट में, इस लाइन के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, जब ये लाइन क्या करेगी, डिमांड कर्व को कट करेगी एक पॉइंट पे, तो उस पॉइंट से आप क्या कर सकते हैं, लोअर सेगमेंट और अपर सेगमेंट का फॉर्मूला लगा के आप अपना इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, आ रही है बात समझ में। नेक्स्ट आता है हमारे पास आर्क इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आर्क इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, ठीक है, ये भी एक और मेथड है मेजर करने का इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। इसको क्या बोलते हैं, एवरेज इलास्टिसिटी भी बोला जाता है। इसको एवरेज इलास्टिसिटी क्यों बोला जाता है, क्योंकि हमने पहले वाले में देखा था कि हम इनिशियल प्राइस लेते थे और इनिशियल क्वांटिटी लेते थे, लेकिन इस केस में हम क्या लेते हैं, एवरेज लेते हैं। जो हमारी पुराने वाली प्राइस थी और जो हमारे नए वाला प्राइस है, उन दोनों का एवरेज लेंगे। उसी तरीके से जो हमारी पुरानी क्वांटिटी थी और जो हमारी नई क्वांटिटी थी, उन दोनों का भी क्या लेंगे, एवरेज। बस इसमें इतना ही चेंज है। एक तो इसे एवरेज इलास्टिसिटी बोला जाता है और इसके अंदर हम क्या देते हैं, प्राइस और क्वांटिटी का क्या लेते हैं, एवरेज लेते हैं। ठीक है, और ये क्या करती है, एक आर्क के बीच में, इसे आर्क इलास्टिसिटी क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये देखिए डिमांड कर्व है आपका, इसकी ये आर्क जो है ना, इसके बीच में क्या इलास्टिसिटी है उसको मेजर करती है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, दोनों चीज़ों को साथ में लेके चलना पड़ता है, पुराने प्राइजेस को भी और नए को भी। इसीलिए इन दोनों को क्या लिया जाता है, एवरेज लिया जाता है। ओके, नेक्स्ट में क्या है आपका, देखिए नेक्स्ट आपका फिफ्थ जो मेथड बचता है वो कौन सा है, रेवेन्यू मेथड। रेवेन्यू मेथड की हेल्प से हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किस तरीके से निकाल सकते हैं। रेवेन्यू क्या होता है, सबसे पहली बात तो जब भी हम अपने प्रोडक्ट को क्या करते हैं, मार्केट में सेल करते हैं, उससे जो भी हमारे पास पैसा आता है तो उससे हम क्या बोलते हैं, रेवेन्यू बोलते हैं। सेल प्रोसीड फ्रॉम द फर्म ऑब्टेन्ड बाय सेलिंग इट्स प्रोडक्ट आर कॉल्ड रेवेन्यू। ठीक है, आ रही बात समझ में। जब टोटल आपने जितने भी यूनिट्स बनाए थे, फॉर एग्जांपल आपने 10,000 यूनिट्स बनाए थे, आपने उसको 2 पर यूनिट के हिसाब से बेच दिया, तो आपका रेवेन्यू कितना हो गया, 20,000। ठीक है, आ रही बात समझ में। तो ये हो गया आपके पास टोटल रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू क्या होता है, जब हम टोटल रेवेन्यू को नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड, कितनी यूनिट आपने सोल्ड किया उससे डिवाइड कर देते हैं, तो आपके पास क्या आ जाता है, एवरेज रेवेन्यू। ठीक है, और एक और चीज़ होती है इसके अंदर, मार्जिनल रेवेन्यू। ये पढ़ा हमने एवरेज रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू कैसे निकालते हैं, इसमें टोटल रेवेन्यू को जितनी उसने यूनिट सोल्ड की है उससे डिवाइड कर देते हैं, तो आपके पास एवरेज आ जाता है। ठीक है, उसी तरीके से एक और कॉन्सेप्ट होता है इसके अंदर, क्या, मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है, देखिए जब आपने किसी भी चीज़ की 100 यूनिट बेची, किसी भी चीज़ की आपने 100 यूनिट सेल की, उससे आपको क्या हो रहा है, रेवेन्यू हो रहा है 10,000। फॉर एग्जाम्पल मैं कह रही हूँ यहाँ पे आपने 101 यूनिट बेची, तो आपको रेवेन्यू कितना हुआ, 10,500। मतलब यहाँ पे आपने क्या की, एक एडिशनल यूनिट बेची, एक एडिशनल यूनिट बेचने से रेवेन्यू में आपका कितना डिफरेंस आया, 500। ये क्या होगा, 500 आपका मार्जिनल रेवेन्यू। ठीक है, बात समझ में आ रही है। एडिशनल यूनिट को बेचने से आपके रेवेन्यू में एडिशन कितना हो रहा है, वो क्या होता है आपका मार्जिनल रेवेन्यू। तो रेवेन्यू क्या होता है, एवरेज रेवेन्यू क्या होता है, मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है, ये चीज़ समझ में आती है। तो अब हम बात कर रहे हैं किसकी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रेवेन्यू मेथड से हम किस तरीके से निकालते हैं, इसके लिए एक फॉर्मूला है, ए डिवाइडेड बाय ए माइनस एम। अब ये ए क्या है आपके लिए, ए है एवरेज रेवेन्यू, एम है मार्जिनल रेवेन्यू, ईडी है आपके लिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, ये फॉर्मूला लगाइए, एवरेज रेवेन्यू को डिवाइड कीजिए एवरेज रेवेन्यू माइनस में मार्जिनल रेवेन्यू से, आपके पास क्या आ जाएगी, आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आ जाएगी। ओके, नेक्स्ट अब हम करते हैं सेकंड। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो बहुत सारे वेरिएबल्स पे डिपेंड करती है। पहला वेरिएबल हम हमारा पढ़ चुके हैं जो कि है प्राइस, उसको 5 मेथड से निकालना भी देख चुके हैं। सेकंड हमारे पास आता है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता क्या है, सबसे पहली बात, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज द प्रोपोर्शनल चेंज इन क्वांटिटी ऑफ एक्स गुड डिमांडेड रिजल्टिंग फ्रॉम गिवन रिलेटिव चेंज इन द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड वाई। अब मैंने आपको चीज़ बताया था, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो हम उस केस में पढ़ते हैं जब हम बात कर रहे होते हैं किसकी, सब्स्टिट्यूट गुड्स की और किसकी, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स ये हमने पढ़ा था ना, सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन से होते हैं हमारे, जैसे कि टी एंड कॉफ़ी हो गई, और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन से होते हैं हमारे, जैसे कि पेन और इंक होगी, कार और पेट्रोल हो गया।
तो उसी के रिगार्डिंग जब हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में बात करते हैं, मतलब आपका एक फैक्टर दूसरे फैक्टर को क्या कर रहा है, यहाँ पे अफेक्ट कर रहा है, तो उससे आपकी डिमांड पर क्या फ़र्क पड़ेगा, तो उसे क्या बोलते हैं आप, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। फॉर एग्जांपल कि आपके जो है चाय के जो प्राइजेस थे वो अप हो गए, उससे आपकी जो कॉफ़ी है उसकी डिमांड पर क्या फ़र्क पड़ेगा, उससे हम बोलते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, तो ये कितने टाइप्स की होती है, अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये हमारी 3 टाइप्स की होती है। सबसे पहले आता है पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, कौन से गुड्स जो हैं उनकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पॉजिटिवली रिलेटेड होती है। देखिए, व्हेन गुड्स आर सब्स्टिट्यूट ऑफ ईच अदर, एक चीज़ यहाँ ये नोटिस ध्यान रखना बिल्कुल, जो सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं देन क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज पॉजिटिव। सब्स्टिट्यूट गुड्स की क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होती है वो क्या होती है, पॉजिटिव होती है। किस तरीके से होती है, when an increase in the price of y leads to increase in a demand of x, तो उसे हम क्या बोलेंगे कि उनके बीच में क्या है, पॉजिटिव रिलेशन है। जैसे कि विद द इंक्रीज इन प्राइस ऑफ टी डिमांड ऑफ द कॉफ़ी विल इंक्रीज। मैंने आपको पहले लेक्चर में भी बताया था कि अगर आप मार्केट में गए टी परचेज करने के लिए गए, लेकिन आपको क्या पता चलता है कि टी के प्राइजेस अप हो गए, तो आप क्या करेंगे, टी की जगह किसकी डिमांड करेंगे, आप कॉफ़ी की डिमांड करेंगे। तो इससे क्या होगा, कॉफ़ी की डिमांड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। उसके भी प्राइस चेंज हुए, इंक्रीज हुए, और जो डिमांड थी कॉफ़ी की वो भी क्या हुई, इंक्रीज हुई। तो सब्स्टिट्यूट के केस में आपकी क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं नेगेटिव, तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में आपकी क्या होती है, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड नेगेटिव होती है। ऐसा क्यों होता है, आपको भी पता है, क्योंकि उनकी डिमांड जो है वो जॉइंटली की जाती है, एक साथ की जाती है, तो इसीलिए वो क्या होती है, नेगेटिव होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं कह दूँ कार के प्राइजेस अप हो गए, लास्ट में भी हमने यही एग्जाम्पल लिया था, कार के प्राइस अप होने से क्या होगा, आप पेट्रोल की डिमांड क्या करोगे, कम करोगे। ऐसा क्यों करोगे, क्योंकि कार के प्राइस तो देखो अप हो गए, आप क्या करोगे, कार ही नहीं खरीदोगे। ठीक है, जब आप कार नहीं खरीदोगे तो आपको पेट्रोल की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो आप क्या करोगे, पेट्रोल की डिमांड भी कम करोगे। तो इसीलिए इनकी जो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है वो क्या होती है, नेगेटिव होती है। किस केस में, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं ज़ीरो। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो ज़ीरो कब होती है, अब मैं किसी दो गुड्स के रिलेशन के बारे में बात कर रही हूँ। फॉर एग्जांपल मैं कह रही हूँ कार के प्राइस की बात करते हैं और हमने खरीदने हैं क्लॉथ। तो अब एक बात बताओ, जब दो गुड्स आपस में रिलेटेड ही नहीं है तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, एक के प्राइस का और दूसरे की डिमांड का। तो ज़ीरो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किस केस में होती है, अनरिलेटेड गुड्स के केस में। कौन से गुड, अनरिलेटेड, जो गुड्स आपस में रिलेट ही नहीं करते, अगर हम उनके बारे में रिलेशन जानना चाहते हैं तो वहाँ पर आपकी जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है वो कैसी होती है, ज़ीरो होती है। ठीक है, आ रही है बात समझ में। तो हमने अभी यहाँ पर क्या पढ़ा कि क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है, ये गुड्स के बीच में देखी जाती है, सब्स्टिट्यूट गुड्स या फिर आपके कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स या फिर अनरिलेटेड गुड्स के केस में। जो सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं उसके बीच में कैसा रिलेशन होता है, पॉजिटिव, और जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं उसके बीच में कैसा रिलेशन होता है, नेगेटिव। और नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम ज़ीरो, ये किस केस में होता है, आपके अनरिलेटेड गुड्स के बीच में, जैसे कि हम यहाँ बात कर रहे थे कार और क्लोथ्स की। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, देखिए यहाँ पे, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज डिफाइंड एज द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। वही बात चल रही है अभी तक, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। पहले हमने प्राइस के कंपैरिजन में पढ़ा था, फिर हमने गुड्स से रिलेटेड पढ़ा, रिलेटेड गुड्स जो थे आपके। अब हम किसके केस में पढ़ रहे हैं, इनकम के केस में पढ़ रहे हैं। अब इसमें क्या होगा, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू सर्टेन परसेंटेज चेंज इन इनकम। इनकम के चेंज होने से किस तरीके से आपके क्वांटिटी डिमांड में इफेक्ट होता है, किस तरीके से चेंज होता है, उसे क्या बोलते हैं हम, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये भी 3 तरीके से हो सकती है आपकी, पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। ठीक है, पॉजिटिव किस केस में होएगी, अब आप एक बात सोच के देखिए कि इनकम बढ़ रही है तो आप क्या करोगे, गुड्स की डिमांड करोगे। वो किस केस में होती है, आपके नॉर्मल गुड्स हो गए आपके, ठीक है, लग्जीरियस गुड्स हो गए आपके, उस केस में आप क्या करोगे, आपकी इनकम बढ़ेगी तो आप उनकी डिमांड भी ज़्यादा करोगे। बात आती है किसकी, नेगेटिव की। नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किस केस में होगी, इन्फीरियर गुड्स के केस में। इन्फीरियर गुड्स जिनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती, उस केस में आप क्या करोगे, आपकी क्या होगी, इनकम बढ़ गई तो क्या आप उनकी डिमांड करोगे, नहीं ना। इनकम के बढ़ने से उनकी डिमांड कम हो जाती है, तो ये क्या है, इन्वर्स रिलेशन। तो इसीलिए इसे क्या कहते हैं, नेगेटिव। एक होती है ज़ीरो, कुछ चीज़ें ऐसी होती है, नेसेसिटीज़ होती हैं जो लाइफ की, जो खरीदनी है खरीद ली, उनका इनकम के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता,
फॉर एग्जांपल मेरे घर में सॉल्ट लग रहा है, मेरी इनकम जो है अभी 10,000 रुपये पर मंथ थी, अब मेरी इनकम बढ़ के 15,000 रुपये पर मंथ होगी, क्या मैं सॉल्ट ज़्यादा खरीद के ले आऊँगी मार्केट से? वो तो जितना ज़रूरी है, जितना चाहिए उतना ही खरीदूंगी ना। तो उस केस में आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसी होती है? 0 होती है, ठीक है। और पॉजिटिव के केस में केस कौन कौन से आते हैं? जब आपकी इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी पॉजिटिव के केस में? ग्रेटर देन 1 होगी, ठीक है। या फिर आप बोल सकते हैं इक्वल्स टू 1 होगी, या फिर आप बोल सकते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी? लेस देन 1 होगी, ठीक है। तो ये होगी आपकी पॉजिटिव। नेगेटिव के केस में क्या होगा? इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होगी वो लेस देन क्या चली जाएगी? 0 चली जाएगी। 0 से लेस देन होते हैं तो क्या होता है? नेगेटिव होता है ना। तो ये आपके केसेस हैं इसमें, ठीक है। आ रही है बात समझ में? ये आपका इलास्टिसिटी वाला जो चैप्टर था यहाँ पे ख़त्म होता है, ठीक है। इसमें हमने पढ़ा इलास्टिसिटी क्या होती है, फिर प्राइस इलास्टिसिटी के बारे में पढ़ा था, और फिर हमने इसके बारे में पढ़ा कि रिलेटेड गुड्स से रिलेटेड जो इलास्टिसिटी होती है वो क्या होती है, जिसमें हमने पढ़ा क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में, और फिर इनकम से रिलेटेड हमारी जो इलास्टिसिटी होती है उसके बारे में पढ़ा, ठीक है। इससे जो एक मैं बता देती हूँ मेन क्वेश्चन जो बन के आता है, जो हमने कल डिग्रीज के बारे में पढ़ा था ना, कि इन्फिनिटी, 0, लेस देन 1, मोर देन 1 या फिर इक्वल्स टू 1, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो आपका एक क्वेश्चन ज़रूर आता है पेपर में, ठीक है। इसी लेक्चर को यहाँ पे देखिए पूरा अच्छे से। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।